हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 4 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे हम आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सावित्रीबाई फुले जयंती कब मनाई गई? यानी सावित्रीबाई फुले जी की जो जयंती है वो कब मनाई जाती है और हाल ही में कब मनाई गई? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई गई। डिटेल में अगर हम बात करें तो सावित्रीबाई फुले जयंती 2025 के बारे में, तो हाल ही में सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी को मनाई गई। सावित्रीबाई फुले जी जो थी वो भारत की पहली महिला शिक्षिका और एक समाज सुधारक थी। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत सारे कार्य इन्होंने किए। साथ ही साथ अगर बात करें तो इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। उनकी जो जयंती है ये महिला शिक्षा, उनके अधिकार और उनके लिए जो भी सामाजिक न्याय के लिए जो कुछ है उनकी प्रेरणा का जो प्रतीक है वो उसके लिए इनका जो ये जयंती है, इनकी जो जयंती है वो मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UIDAI के CEO का पदभार संभाला? यानी कि UIDAI के नए CEO कौन बने हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भुवनेश कुमार हाल ही में UIDAI के CEO बन गए हैं। UIDAI आप सभी लोग जानते हैं, आधार कार्ड आप देखे होंगे तो उस पर लिखा हुआ होगा UIDAI। तो ये बेसिकली इनके जो नए CEO हैं वो भुवनेश कुमार को बनाया गया है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो IAS ऑफिसर हैं भुवनेश कुमार। इनको UIDAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO का इन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है। इनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2024 को की गई और ये उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं। ये छत्तीसगढ़ कैडर के 1993 बैच के जो IAS ऑफिसर अमित अग्रवाल जी थे उनकी जगह पर इनको नियुक्त किया गया है और ये नए CEO बनकर के आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उस परीक्षा में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। हाल ही में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यानी कि खेल रत्न जो पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इन पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये ऑप्शन है प्रवीण और गुकेश, बी ऑप्शन है मनु भाकर, सी ऑप्शन है हरमनप्रीत और डी ऑप्शन है सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रवीण कुमार, डी गुकेश, मनु भाकर और हरमनप्रीत सिंह, इन सभी को इस बार के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, इन सभी प्रसिद्ध खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 2 जनवरी को खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 का ऐलान किया। बात करें इन अवार्ड्स के अलावा, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। इनमें से जो 5 कोच में जो 2 कोच होंगे उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चुना गया है। जो 34 खिलाड़ी हैं इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा और इनमें से भी जो 2 खिलाड़ी हैं अर्जुन पुरस्कार की श्रेणी में, इसमें 2 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी चुना गया है। तो ये है खेल रत्न पुरस्कार में जिनका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया और हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। इस पर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई जाएगी जिसके कारण आपको डिटेल में बताया जाएगा कौन कौन से इसके अंदर श्रेणियां होती हैं और कौन कौन सी श्रेणियों में किसको ये अवार्ड मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी के कितने साल बाद यूनियन कार्बाइड के कचरे को हटाया गया? आप सभी लोग भोपाल गैस त्रासदी से परिचित हैं, काफ़ी भयानक ये दुर्घटना हुई थी। इसी के अंतर्गत बात करें अगर
तो जो भोपाल गैस त्रासदी है उसके कितने साल के बाद जो वहाँ की फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड के नाम से, उसका जो कचरा है वो हटाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 40 साल बाद भोपाल गैस त्रासदी के यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको अब जाकर के हटाया गया है। तो बात करें हाल ही में भोपाल की जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, इसका 337 मीट्रिक टन जहरीला जो कचरा था वो 40 साल बाद अब हटाया गया है। इस कचरे को इंदौर के पास पीथमपुर, जिसे धार जिला के पीथमपुर में के आशापुरा गांव में स्थित रामकी एनवायरो फैक्ट्री में जला दिया जाएगा। बात करें इस भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, तो 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड कीटनाशक एक फैक्ट्री थी वहां पर, उस फैक्ट्री में जहरीले मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC के नाम से जानते हैं, इस गैस का रिसाव हुआ था और लगभग 5000 से ज़्यादा, 6000 कह सकते हैं क्योंकि 5400 कुछ व्यक्ति थे, डाटा ऐसा बताता है, तो लगभग 5000 के ऊपर थे। तो इतने व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, इतने व्यक्तियों का निधन हो गया था। काफ़ी ज़्यादा भयानक ये जो त्रासदी है वो हुई थी। कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है, खासकर किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC के नाम से जाना जाता है, इसका रिसाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में GST कलेक्शन दिसंबर 2024 में 7.3% बढ़ करके कितने लाख करोड़ रुपए हुआ? यानी कि जो GST कलेक्शन है वो दिसंबर 2024 में 7.3% बढ़ गया और 7.3% बढ़ करके कितने लाख करोड़ रुपए का जो GST कलेक्शन है वो हो गया है? तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1.77 लाख करोड़ रुपए का जो GST कलेक्शन है वो दिसंबर 2024 में हो गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारत का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे GST के नाम से जानते हैं, इसका जो कलेक्शन है वो दिसंबर 2024 में 7.3% बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल दिसंबर में जो GST कलेक्शन था वो 1.65 लाख करोड़ रुपए ही था, लेकिन इस बार 7.3% बढ़ करके 1.77 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? तो अगर सेंट्रल GST की बात की जाए तो इसमें सेंट्रल GST जो कि 32,836 करोड़ रुपए, स्टेट GST जो कि 40,499 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड GST जो कि 47,783 करोड़ रुपए, और शेष जो भी बचा उसका GST देखा जाए तो शेष 11,471 करोड़ रुपए, ये सभी मिला करके 1.77 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्शन हुआ है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जो वस्तुएं हैं उन पर टैक्स से आया लगभग 4%, जो टैक्स आय थी वो 4% बढ़ करके 44,268 करोड़ रुपए भी हो गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के चंदौली और मानिकपुर के लिए 272 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली? तो चंदौली और मानिकपुर ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के ही ये चंदौली और मानिकपुर के लिए 272 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगर डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के चंदौली और मानिकपुर के लिए 272 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की जो 59वीं कार्यकारी समिति की जो बैठक हुई, इसमें गंगा नदी के संरक्षण और कायाकल्प के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और इसी के साथ साथ ही ये चंदौली और मानिकपुर के लिए भी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली हुई है। बात करें जो बैठक हुई वो 1 जनवरी 2024 को ये बैठक आयोजित की गई और इस बैठक के तहत 45 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी तैयार किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, यूपी स्पेशल के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, खासकर RO का जो एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, इस किताब का, इस पुस्तक का जो विमोचन है किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अमित शाह जी के द्वारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस
इस पुस्तक का विमोचन किया गया। कब? तो 2 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया। ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई है। इसको 7 खंडों में प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इतिहास दर्ज किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, पूछी जाएगी, क्योंकि खासकर इम्पॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है, क्योंकि केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए जो टिकटों की बिक्री है ये कब से शुरू हुई? तो गणतंत्र दिवस की परेड के लिए जो बीटिंग रिट्रीट है, इसके लिए टिकटों की जो बिक्री है वो 2 जनवरी से शुरू हो गई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, समाचार प्रभात, आकाशवाणी। और बात करें तो गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए जो टिकट की बिक्री है ये 2 जनवरी से शुरू हो गई है। आगे हम अगर डिटेल में बात करें इसके बारे में तो गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री 2 जनवरी से शुरू हुई। टिकट खरीदने के लिए आपको मूल फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। साथ ही साथ अगर आपको टिकट खरीदना है तो इसके लिए आपको सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से जो टिकट है ये खरीदी जा सकती है। इसके साथ साथ आप सीधे वेबसाइट, जो कि वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, इस वेबसाइट पे जा करके आमंत्रण.mod.gov.in पर जा करके या फिर आमंत्रण मोबाइल ऐप से भी आप टिकट खरीद सकते हैं। टिकट का जो मूल्य है 20 रुपये से 100 रुपये तक का टिकट का मूल्य किया गया है और ये जो टिकट की बिक्री है ये 2 जनवरी से शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी नेपाल के चितवन में, चितवन राष्ट्रीय उद्यान है नेपाल का, वहां पर 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल मनाया जा रहा है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम जानें तो हाल ही में नेपाल के चितवन वहां का राष्ट्रीय उद्यान है, तो वहां के चितवन राष्ट्रीय उद्यान में 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। यह जो महोत्सव है ये 5 दिनों तक चलेगा और इसमें देश विदेश से पर्यटक शामिल हुए हैं। इस 5 दिवसीय महोत्सव का जो समापन है वो 1 जनवरी को हुआ और इस महोत्सव का जो मुख्य आकर्षण है वो हाथियों की प्रदर्शनी रही, जिसके अंतर्गत हाथियों का नृत्य, हाथियों की दौड़ और विभिन्न प्रकार की जो भी कलाकृतियाँ रही, जो भी विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ रही, उन सभी को इसके अंतर्गत प्रदर्शित किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 फीडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कोनेरू हम्पी ने 2024 की जो फीडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप हुई शतरंज की, उसमें इन्होंने जीत हासिल की हुई है। डिटेल में अगर हम बात करें, शतरंज में भारत ने फिर लहराया परचम। आर्टिकल है, कोनेरू हम्पी ने जीता वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब। डिटेल में अगर हम इसके बारे में जानें तो हाल ही में कोनेरू हम्पी ने 2024 विश्व रैपिड चैंपियनशिप की महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ साथ भारत की आर वैशाली ने 2024 के इसी फेडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। साथ ही साथ पहली बार ओपन सेक्शन का भी खिताब हुआ, जिसके अंतर्गत जो 2 खिलाड़ी रहे मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोनियाचची, इनके बीच ये जो अवार्ड रहा ओपन सेक्शन का, इस खिताब को इन दोनों ने साझा किया, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पर रहे। काफ़ी सारा दिलचस्प ये देखने को मिला इसमें, जिसके अंतर्गत दोनों खिलाड़ी टॉप पर रहे और लास्ट में यही जाकर के डिसाइड हुआ कि ये जो खिताब है इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में आधा आधा साझा कर लिया जाए। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चंस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।